guys, good evening. I hope you guys can hear me. Can you hear me, guys? You let me know, am I live? क्या आप लोग मुझे देख सकते हो? एक second. Let me just check. Hello, guys. Hello. Can you hear me? Yeah. Yes, 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 yes. It has started. Just a second. Hi guys, how are you all? I hope all of you well and life is well and you are well. Hi guys, hello, good evening. I hope all of you well and life is well and you are well. दोस्तों फिर से बोल देती हूँ आप लोगों को तो this is going to be an introduction session for CLAT 2024. So hello जी, hello, कैसे हैं आप सब? जो भी बच्चे CLAT 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बेसिकली ये सेशन रहने वाला है. A little bit about me guys. मेरा नाम कृति बनाकर है. मैंने BLLB एनआई भोपाल से किया है 2019 में, मास्टर्स जी गुजरात से किया है एंड आई वाज क्लियर्ड यूजीसी नेट. हेलो 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 हेलो. बल्लू जी इतनी ज्यादा नहीं है तो इसलिए ऐसा अभी शिमला टाइप नहीं बनाई है. तो मैंने आपको बनाकर है. हमने अच्छा पेन ही नहीं चूज किया गया है. चलिए अब चूज कर लेते हैं दोस्तों. मैंने फिर डीएलए को जाकर बनाया लेम किया बस और मैं यूजीसी नेट भी लगा रखा है. हेलो गाइस, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? लीगल रीजनिंग का इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा आपका. ये 1 आवर का सेशन है जिसमें आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू कि आपको अगले 1 ईयर के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है और हम क्लैट को क्रैक कैसे कर सकते हैं. दोस्तों कैसे हैं आप सब? फाउंडेशन मैराथन क्लैट और एलिट के लिए शुरू हो चुका है, उसी में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. तो हेलो जी, हेलो, वेलकम है आप सबका. 10 का मैराथन होने वाला है दिसंबर 9 और 10 को. 9 का ये सेशन चल रहा है. लीगल रीजनिंग मैं पढ़ा रही हूँ. कल लीगल रीजनिंग के हम कुछ टॉपिक्स भी करेंगे. चलिए तो शुरू करते हैं. लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT 2024 के लिए अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट. अगर आप ये देना चाहते हैं आप दे सकते हैं दोस्तों. इसमें आपको मिल सकते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और अगर आपको रिवॉर्ड्स पसंद है तो आप इसको दे सकते हैं. दिसंबर 11 को 11 AM पे होने वाला है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है. इसको आप अगर देना चाहते हो आप दे सकते हैं. हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? गेट रेडी टू ज्वाइन द एलिट एनालिसिस सेशन. अगर आप एलिट एनालिसिस सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं दिसंबर 11 को 1 PM पे ज्वाइन कर सकते हैं. लॉजिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव बैच क्लैट एंड ओएलटीज के लिए 2024 के लिए दिसंबर 22 से शुरू हो रहा है और एक बैच ऑलरेडी चल रहा है 2024 के लिए. वो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं. उसमें आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा. हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? लॉ विस्तार इंटेंसिव बैच है अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए 2023. सो अगर आप इसमें प्रिपेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. दिसंबर 10 से शुरू हो रहा है तो अगर आप करना चाहते हो कर सकते हैं. अनबीटेबल ऑफर है लॉ विस्तारा बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे अप टू 50% डिस्काउंट मिल सकता है दोस्तों. तो आप किसी भी कोड यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है प्लस से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं. आइकॉनिक में तो मिलता है. इसके साथ साथ आपको मिलते हैं 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग और रेज में वैरायटी मिलती है क्लासेस में. नहीं क्लैट का कोई टाइम एक्सटेंड नहीं हुआ है. पेपर अब से दिसंबर में ही होगा. आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ, 18 मंथ, 15 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ का अवेलेबल है. अगर आपको मेरे पढ़ाने का अच्छा लगता है तो आप किसी भी कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए. और प्लस का स्टूडेंट 24 मंथ, 18 मंथ, 15 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ का अवेलेबल है. इसमें भी आप किसी भी कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए दोस्तों. अनअकैडमी लर्नर्स टॉप पढ़ना उनका नाम और यहाँ पे दे रखा है. अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. अनअकैडमी क्लैट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है.
सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो क्लासेस फ्री क्लासेस होती है अकेडमी यहाँ पे, तो अगर आप फ्री क्लास अटेंड करना चाहते हो, फ्री क्लास को अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। और एंटायर लाइव क्लासेस होती है, पोस्ट होते हैं, लर्नर्स के लिए रेज कर सकते हो, नर्वस क्लास सेक्शन नोट्स मिल जाएंगे और कहीं से कहीं भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट योर क्लैट एग्जामिनेशन। तो जो क्लैट का एग्जाम होता है वो आपके 23 एनएलयूज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह के लिए आपके आईआईटीज इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही उतना ही प्रेस्टिजियस है एनएलयू से अपना लॉ करना। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जहां पे आप अपना लॉ करेंगे तो आपका करियर ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा अच्छी मिलती है एनएलयू से करने पे। सो क्लैट का जो एग्जाम होता है वो एक्चुअली एनएलयू जो 23 एनएलयूज है उनके एंट्रेंस के लिए। उसके अलावा जो एक एनएलयू दिल्ली है वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है एलियो, ठीक है, जो कि इसी संडे को होने वाला है। तो जो भी बच्चे दे रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। चलिए, तो फर्स्ट थिंग्स टू डू, सबसे पहली चीज जो है आपको करनी है प्रेपरेशन शुरू करने से पहले क्लैट 2024 के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो वो ये है कि आपको क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट विजिट करनी है। क्या आप लोगों ने करी है? हेलो 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 हेलो, क्या आप लोगों ने क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट करी है एक बार भी एक्सेस? वरना हम अभी कर सकते हैं, बताओ गाइस। हाँ जी, ना जी, जी जी, नो जी, ये जी, वो जी, ओ जी, बताओ। कोई मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। आप लोगों ने करी है एक्सेस या मैं करवाऊं? आप अभी देखें हम क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट। क्या यस मतलब व्हाट? गाइस मेरे को नहीं खेलना यार, आप लोग अच्छे प्लेयर्स नहीं है, चीटिंग करते हैं। हेलो, क्या मैं पीछे चल रही हूँ क्या? चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा। डू यू वांट मी टू मतलब पुट अप द क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट? तो मैं आपको फिर वो वेबसाइट हम देख लेंगे। चलिए, मुझे यस और नो कौन से क्वेश्चन का आंसर है मेरे को पता ही नहीं है। यस किस चीज? डू यू वांट टू सी द क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट, इसका आंसर दो, यस और नो। डू यू वांट टू सी द क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट? चलिए, तो हम अब चलते हैं एग्जामिनेशन को लेके क्लैट 2024 के लिए। अगर आप प्रेपरेशन अच्छा आप लोगों ने करी है विजिट, वेरी गुड। तो क्लैट 2024 के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो हाफ गुड स्टार्ट इज अ मतलब गुड स्टार्ट इज हाफ वर्क डन। आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर प्रेपरेशन। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट एक बार जाके देखनी है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो। उसमें बता रखा है कि आपको हर सेक्शन कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब फलाना ढिमकाना सब कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो वो अच्छे से थॉरोली 2-3 घंटा निकाल के बैठ के उसको चेक करिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर प्रेपरेशन। तो आप आई एम अज्यूमिंग कि अपने स्कूल के साथ ही कर रहे हो प्रेपरेशन। तो स्कूल के साथ जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास टाइम ही टाइम है क्लास प्रिपेयर करने के लिए, तो फिर आप 6 to 7 आवर्स डे में निकाल सकते हो। बट अगर आप स्कूल के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहली चीज तो आप ये चीज देख लो कि जब आपके स्कूल के एग्जाम्स वगैरह नहीं चल रहे हैं, पहले तो थोड़ा सा आप देख लो कि आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो, राइट? आप क्लैट पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो या स्कूल पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो? क्योंकि क्लैट से आपको अपनी लाइफ के नेक्स्ट 5 इयर्स सेट हो जाएंगे, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और आप अपनी लाइफ के अगले 5 साल तक उस कॉलेज में पढ़ोगे अगर क्लैट अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और स्कूल से हो सकता है कि आपके परसेंटेज अच्छे आ जाए, पर आगे आने वाले 5 इयर्स थोड़े से नहीं सेट हो पाते हैं सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से, ठीक है? तो पहले आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर लो कि आपके लिए स्कूल में 99% लाना इंपॉर्टेंट है या आप 80% लाके एक अच्छा कॉलेज जाके ज्यादा संतुष्ट रहने वाले। इट्स योर चॉइस। तो आप थोड़ा सा इस पे सोच विचार करके देख लेना, ठीक है? चलिए, नाउ जब जब आपके स्कूल का बहुत ज्यादा कोई एग्जाम आ गया है, कोई प्रैक्टिकल चल रहा है, उस टाइम पे मैं आपको बस ये बोलूंगी कि सीए और लीगल क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए डेली थोड़ा सा टाइम निकाल लेना। 1 आवर का टाइम निकाल लेना, 45 मिनट्स का टाइम निकाल लेना, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो हम कर सकते हैं। जिस दिन आपका स्कूल का कोई भी बर्डन नहीं है, छुट्टी है, कोई त्योहार है, संडे है,
उस दिन पे आप बैठ के अपना क्लैट प्रिपरेशन पे पूरा पूरा ध्यान देने वाले हो। और किसी दिन अगर आपका एवरेज होता है कि जिस दिन आपका मतलब स्कूल में भी ऐसा कुछ खास नहीं कराया गया है, 1-2 घंटे दूंगा तो हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर डे पे आप क्लैट को अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हो ताकि आपकी क्लैट की प्रेपरेशन अच्छी चलती रहे। ठीक है, तो स्कूल एग्जाम के लिए दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अगर आप नहीं देना चाहते हो उस पर ध्यान, तो आप अपनी क्लैट को प्रायोरिटी देके अपने आवर्स डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, नाउ यू हैव टू, हाउ डू यू स्टार्ट? सबसे पहले आप हर सेक्शन के लिए कॉपी मेंटेन करने वाले हो, तो आई एम श्योर आप लोगों को पता ही है 5 सेक्शंस है, सो यू आर गोइंग टू बी हैविंग 5 कॉपीज। ठीक है, आपके पास 5 कॉपीज रहने वाली हैं। 5 कॉपीज में एक होगी आपकी लीगल रीजनिंग, एक होगी आपकी जीके, एक होगी आपकी मैथ्स, एक होगी आपकी इंग्लिश और एक होगी आपकी लॉजिकल रीजनिंग। और उसके अलावा 5 कॉपीज के अलावा एक कॉपी आप और रखोगे जिसमें आप अपना मॉक का एनालिसिस करने वाले हो, लिखने वाले हो कि आपका मॉक में क्या क्या गलती हुई, क्या क्या आपको ठीक करना है, कहाँ कहाँ पे आपको वर्क करना है, कौन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन से नहीं है, ताकि आप उस मॉक कॉपी को बार बार हर हफ्ते रिवाइज कर सको, अपनी गलतियों से सीख सको। और इस पूरी जर्नी में, 1 ईयर की जर्नी में, आपको ये नहीं सोचना है मेरा पेपर में होगा नहीं होगा, मैं पास होंगी, मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको सोचने से कभी पेपर क्लियर नहीं होने वाला। आप पढ़ाई करो, पेपर जो भी आएगा अच्छा आएगा और आपको जरूर से कॉलेज मिल जाएगा अगर आप अपना मॉक ढंग से एनालाइज करोगे और आप अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो। ठीक है ना, आप एक बार क्या करो, जो लास्ट क्लैट का क्वेश्चन पेपर है 2023 ही होने वाला है अब तो एक बार अब जब 18 तारीख को पेपर हो जाएगा तो उसके बाद दिसंबर 21 को एक बार क्वेश्चन पेपर उठाना और देखना कि आपको पेपर कितना समझ में आ रहा है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश आपने स्कूल में भी पढ़ी है, जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, क्वांट्स हो गया, आपने स्कूल में भी करा है, और लॉजिकल रीजनिंग भी कंपैरेटिवली लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स से थोड़ा सा ज्यादा फेमिलियर होता है। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू डू इज कि आप इन 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा समझ सकते हो कि आंसर कैसे आएगा क्या नहीं आएगा, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा पेपर के बारे में। लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स आपको शुरू करना है फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो वो आप क्लासेस अटेंड करके कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो से कर सकते हो, किसी और जगह से कर सकते हो, जैसा भी आपको सबसे सही लग रहा है आप वहां से ये पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी तो आपकी प्रिपरेशन चलती ही रहेगी। ठीक है, सो क्लैट 2023 क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद एक बार आप अपने आप से पूछो कि आपको कितना क्वेश्चन पेपर समझ में आया है। कुड यू डू होल ऑफ इट? सिर्फ इंग्लिश आया, लीगल कुछ नहीं आया? सीए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीए तो आपको स्क्रैच से पूरा पढ़ना ही है। ठीक है, कौन से सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लगी, आप पहले थोड़ा सा बैठ के एनालाइज करो। सीए में तो 0 आए हैं तो सीए सबसे डिफिकल्ट, लीगल में भी मान लो 4 मार्क्स आ गए तो लीगल भी आपके लिए डिफिकल्ट था। ठीक है, तो 2 मेन सब्जेक्ट्स को आप दिमाग में रखना कि इन 2 सब्जेक्ट्स पे मेरे को सबसे ज्यादा फोकस करना है जब तक मेरे मार्क्स नहीं बढ़ जाते। फिर आप देखो कि आपकी रीडिंग स्पीड कैसी थी थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर। क्या आप एक सेक्शन को 30 मिनट्स के अंदर कर पाए, क्या आपने 2 दिन लगा दिए? तो इतना सारा टाइम मत लगाना, ट्राई टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन पेपर इन 3 to 4 आवर्स एंड देन सी कि आपका स्पीड कैसा है। अगर आपका रीडिंग स्पीड कम है, स्लो हो आप रीडिंग में, तो आपको मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट 1 ईयर तक आप रोज कम से कम 60 to 80 मिनट्स की रीडिंग करोगे। ठीक है, और इस 60 to 80 मिनट्स की रीडिंग में आपको नॉवेल्स नहीं पढ़ने हैं, लव स्टोरियां नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ने हैं न्यूज़पेपर और लीगल आर्टिकल्स, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो सके। और ये आपको टाइम बाउंड करना है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने डिसाइड किया कि न्यूज़पेपर आप 45 मिनट्स में ही पढ़ के खत्म कर दोगे, लीगल के आर्टिकल्स आप 10 मिनट्स में पढ़ के खत्म कर दोगे, ऐसे। ठीक है, फिर और धीरे धीरे आप स्पीड को कम कर मतलब सॉरी टाइम लिमिट को कम कर करके अपना स्पीड सही करोगे। फिर आपको ये देखना है कि क्या आपको रीडिंग पसंद आई कि नहीं आई, जो आपने इतना क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आर यू फॉन्ड ऑफ इट? बिकॉज इफ यू आर नॉट तो गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि रीडिंग पे ही बेस्ड होता है लॉ का क्वेश्चन पेपर भी और लॉ के 5 साल भी। तो आपको थोड़ा सा प्रेम मोहब्बत प्यार करना पड़ेगा लीगल रीजनिंग से। ठीक है, फिर क्वेश्चन पेपर आपको कितना सॉल्व कर पाए आपको ये देखना है। और आउट ऑफ अ रेटिंग ऑफ 10 में से आप अपने आप को कितने मार्क्स दोगे फॉर योर एबिलिटी टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट 2023। ठीक है,
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मुझे जीके कुछ नहीं आता था, मैंने दिया क्लैट 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा के, इंग्लिश मेरी ठीक थी, मैथ्स भी मेरे अच्छे आए, लॉजिकल भी मैं सॉल्व कर पाई थी 1-2 पैसेज, लीगल भी मैं 1-2 कर पाई थी, तो मैंने खुद को दे दिए 6 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो नाउ आई नो कि भाई मेरा जीके बहुत ही ज्यादा वीक है, लीगल रीजनिंग वीक है, और क्रिटिकल रीजनिंग भी मेरा ऐसा कच्चा पक्का सा ही है, तो वो मुझे ज्यादा अच्छे से करना है। और इंग्लिश और मैथमेटिक्स में अगर हफ्ते में 3 दिन भी करूंगी तो मेरा अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एन आइडिया दैट यू हैव टू सी। ठीक है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आप एक वीक में कितने आवर्स देने वाले हो अपनी क्लैट प्रिपरेशन को, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि डेली वाले में क्या होता है, जब आप डेली टारगेट रख देते हो ना, सुबह 7 से 8 मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, 2 बजे स्कूल से आके मैं फिर खाना खाऊंगा, 3 बजे से मैं 4:30 बजे तक करंट अफेयर्स करूंगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि आप उसे कभी फॉलो नहीं कर पाते और फिर आप बहुत ज्यादा हताश हो जाते हो। ठीक है, तो ऐसा मत करना, आप अपने नंबर ऑफ आवर्स वीक के सेट कर लो कि आपको एक वीक में जीके को 6 आवर्स देने हैं, लीगल को 5, क्वांट को 4, लॉजिकल को 3, इंग्लिश को 2। मतलब डिपेंडिंग, ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है कौन सा खराब है, और क्या आप इससे ज्यादा आवर्स एक वीक में दे सकते हो या कम दे सकते हो, उसके बेसिस पे आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, नाउ वंस यू हैव सेटल्ड विद कि आप कितना टाइम दोगे कितना टाइम नहीं दोगे, ये आपको वीक में क्या करना है, अब एक कॉपी जो आपने मॉक कॉपी बनाई है, उस मॉक कॉपी के एंड पेज पे आप ऐसे अपने आवर्स को कट करे जा सकते हो कि मैंने 1 आवर पढ़ाई करी, आज 2 आवर्स करी, 3 आवर्स करी, और आपको डेली का अपना क्या बोलते हैं एक टू डू लिस्ट बनाना है। आपको ये नहीं बनाना कि आप 3 से 4 ये पढ़ोगे वो पढ़ोगे, आपको बस एक टू डू लिस्ट बनानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठी या रात को सोने से पहले मैंने एक टू डू लिस्ट बना ली कि नंबर 1 मेरे को जीके के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है सुबह उठ के, सेकेंडली मुझे लीगल के 2 टॉपिक्स करने हैं, क्लासेस अटेंड करनी है, और थर्ड मैंने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक सेक्शनल टेस्ट देना है लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, जैसी आपकी मर्जी हो, जैसी आपकी श्रद्धा दोस्तों, आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पर जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो और उसे टिक करते जाते हो, कंप्लीट करते जाते हो, तो यू गेट अ सेंस ऑफ फीलिंग कि पेपर हो जाएगा, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं कल से बेहतर कर रहा हूं। ठीक है, सो बिल्कुल भी आपको ये सब नहीं करना है कि यार मैंने टाइम टेबल बनाया था मैंने फॉलो नहीं करा, ऐसा मत करिएगा। वॉट एवर इट इज, जस्ट मेक श्योर कि आप एक टू डू लिस्ट बना रहे हो और उसको करते जा रहे हो, सो यू विल गेट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आप अपने आवर्स को कट करते जाओगे, कितना आपने प्रेपरेशन ट्रैक पे चल रही है नहीं चल रही है। कभी कभी हो सकता है घर में शादी आ गई, भाई मामा की शादी है, मौसी की शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, तो उस वीक हो सकता है कम हो जाए, तो फिर आप कोशिश करो कि आप अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक पे ला सको वापस और उसको फिर से ठीक कर सको। ठीक है, समहाउ। ठीक है, समझ में आया। नाउ हाउ डू यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट रेफर करनी है, उसमें सब लिख रखा है, आपको कौन सा सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्लैट 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना है और उन क्वेश्चंस का आंसर करना है जो मैंने आपको बोले हैं, हर सेक्शन की कॉपी बनानी है और फिर आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है ना, आप कैसे प्रिपरेशन के लिए करोगे, कुछ चीजें हैं जो आपको डेली करनी है। ठीक है, सम सब्जेक्ट्स आर टू बी डन डेली, जैसे करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये आपको डेली करना है। ठीक है, ये किसी भी दिन इसकी छुट्टी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना है, या कोई क्लास आप अटेंड करते हो करंट अफेयर्स की डेली की, वो आपको रोज करनी है, वो आप मिस नहीं कर सकते। सेकेंडली, आपको अपने वीकेस्ट एरियाज को प्रैक्टिस करना है, तो जब जब आप मॉक दोगे तो मॉक से आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शंस में आप लोएस्ट स्कोर करते हो। जैसे कि हो सकता है अभी आपके मैथ्स में 0 आउट ऑफ 15 आ रहे हो और जीके में आपके 35 में से 4 आ रहे हो, तो ये आपके लोएस्ट सेक्शंस है। ठीक है, तो आपको इनके 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका ये स्कोर नेक्स्ट मॉक तक बढ़ सके। और फिर आपको नेक्स्ट मॉक में देखना है कि क्या आपका स्कोर बेटर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यू हैव 1 ईयर सो यू कैन डू दिस। ठीक है, फिर कोई एक ऐसी चीज
होती है जो आपको हर 3 डेज में करनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको हर 3 डेज में करना है, लीगल टॉपिक्स का रिवीजन आपको हर 3 डेज में करना है, जो भी आप नया नया पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। फिर व्हाट इज टू बी डन वंस इन अ वीक, एक बार वीक में क्या करना है कि आपको वीक का प्लान बनाना है कि कितने आवर्स कौन से सब्जेक्ट को दोगे। जैसे कि आपको 2 सब्जेक्ट्स डेली लेने हैं, ठीक है, मिनिमम आप 2 सब्जेक्ट्स डेली लेने वाले हो। 5 सब्जेक्ट रोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कर पा रहे हो 5 सब्जेक्ट डेली तो फिर दैट्स योर कॉल, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मंडे को क्रिटिकल रीजनिंग प्लस लीगल रीजनिंग रख लिया, ट्यूसडे को फिर मेरा मैथ्स और क्या हो गया, मैथ्स और इंग्लिश हो गया, ठीक है, क्योंकि जीके तो मैं रोज कर ही रही हूँ। सो दिस वुड बी योर टाइम टेबल। और आपका वंस इन अ वीक एक मॉक रहेगा, हर वीक में एक मॉक आपको जरूर से देना है। तो चाहे आप संडे को दे सकते हो, वेंसडे को दे सकते हो, सैटरडे को दे सकते हो, लेकिन यू हैव टू गिव इट बिटवीन 2 to 4 PM, 2 to 4 PM के बीच में देना है, ताकि आपको नींद आने की अगर आपकी आदत है दिन की वो छूट जाए, क्योंकि क्लैट का पेपर इसी टाइम पे होता है। और अगर आपकी आदत बनी हुई है तो आप क्लैट वाले दिन भी हो सकता है आपको नींद आए पेपर के टाइम पे, तो आप फोकस ना कर पाओ, तो इस टाइम पे आपको मॉक जरूर देना है, ठीक है। चलिए नाउ कमिंग टू लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। गाइस समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ, और आप मुझे सुन रहे हैं ना गाइस। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं अपने आप से ही बातें करती जा रही हूँ। हाँ सैफरन वो भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। चलिए तो लीगल रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट रहने वाला है, और लॉजिकल रीजनिंग भी आई टेक समटाइम्स। तो लीगल रीजनिंग इज माय फोर्टे गाइस। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाई का स्टाइल अच्छा लगे तो आप लीगल रीजनिंग मेरे से पढ़ सकते हैं। तो लीगल रीजनिंग में आपको क्या क्या कवर करना है, लेट मी टेल यू दैट। चलिए सो 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं लीगल रीजनिंग में। देयर आर गोइंग टू बी 5 सब्जेक्ट्स। उसके साथ साथ आपको करंट लीगल अफेयर्स प्रिपेयर करना है, हर मंथ के लीगल अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। पीवाईक्यूज आपको प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं लीगल रीजनिंग के लिए। तो लीगल रीजनिंग के लिए यही 3 चीजें आपको करनी है। लीगल रीजनिंग के 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, करंट लीगल अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है, करंट लीगल अफेयर्स के नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स नहीं भी बनाने हो तो पीडीएफ से ही चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगी, और बाकी मेरी क्लासेस भी रहेंगी करंट लीगल अफेयर्स की। और पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं पैसेज बेस्ड, क्योंकि लीगल रीजनिंग जो है पैसेज बेस्ड आता है। तो नाउ यार लीगल रीजनिंग सेक्शन में आपसे एक पैसेज पूछा जाता है, और उस पैसेज के बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए क्लैट का सैंपल पेपर देख सकते हो, पुराने ईयर के पेपर्स देख सकते हो टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्लैट। पहले डिफरेंट था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करने हैं। पुराने पीवाईक्यू भी पूछे जा सकते हैं पैसेज के फॉर्म में। तो इट इज नॉट लाइक कि पुराने नहीं आएंगे, इससे आपकी नॉलेज गेन होती है और आपका रीजनिंग डेवलप होता है। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। चलो नाउ कमिंग टू 5 सब्जेक्ट्स ऑफ लीगल रीजनिंग। जो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं लीगल रीजनिंग के, वो क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहले शुरू होता है आपका टॉर्ट्स लॉ, सेकेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, थर्ड क्रिमिनल, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट, एंड फिफ्थ मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, मिसलेनियस का मतलब होता है कि इन 4 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ के जितने भी लीगल रीजनिंग के सब्जेक्ट्स हैं, ऑल द लेफ्ट आउट लीगल रीजनिंग टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर मिसलेनियस लॉज। तो मिसलेनियस लॉज में आपका फैमिली लॉ आ जाता है, आपका इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, आपका कंज्यूमर लॉ आ जाता है, और आपके बाकी सारे आर्बिट्रेशन, फलाना ढिमकाना ढिमकाना, एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, वो सब कुछ आपका मिसलेनियस लॉज में फॉल करता है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दीज 5 पर्टिकुलर सेक्शंस। तो लीगल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, लीगल रीजनिंग का मतलब है जो आपके लॉज हैं उनके प्रिंसिपल्स को आपको फैक्ट्स पे अप्लाई करना होता है, या फिर उनसे रिलेटेड आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो लॉज हैं किसी भी कंट्री के जो लॉज होते हैं, उसमें कुछ लॉज सिविल होते हैं और कुछ लॉज जो हैं क्रिमिनल होते हैं।
सिविल लॉस का मतलब होता है जहां पे आपने एक रॉन्ग कमिट किया है। रॉन्ग का मतलब है आपने किसी का लीगल राइट वायलेट किया है, आपने किसी से उसका राइट छीना है। वायलेट का मतलब होता है छीनना, और उसके लिए आप उसे पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, सो सिविल लॉ जो है कॉम्पेंसेशन से डील करता है, पैसा देने से डील करता है, उस पर्सन को उसका राइट के बराबर का पैसा वापस करने से डील करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो है ये है पवन, ठीक है, ये पवन है। पवन जो है एक दिन इसकी मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा सब्जी खरीद के लेके आओ, धनिया वनिया सब खत्म हो गया है, तुम अपने क्या बोलते हैं सैंडविच बनाने में लगा देते हो, हमें कुछ मिलता नहीं है, और जाओ अब धनिया लेके आओ। तो पवन बढ़िया जा रहा था, धनिया लेके आ रहा था, आते आते उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसको जो है एक गाड़ी ने टक्कर मार दिया, ये एक गाड़ी है। अब पवन को टक्कर मार दिया तो पवन को फ्रैक्चर हो गया। क्योंकि उसको फ्रैक्चर हो गया था तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जिसने उसका फ्रैक्चर किया था, ये जो गाड़ी का ड्राइवर है, इस ड्राइवर से पवन ये चाहता है कि उसका जो खर्चा है, जो हॉस्पिटल में खर्चा हुआ है पवन का, वो ड्राइवर दे दे। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से उसको फ्रैक्चर हुआ है, उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है, तो उसका खर्चा ये ड्राइवर देगा, ऐसा पवन चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे पवन के पास दूसरा ऑप्शन ये भी था कि वो इस ड्राइवर को जेल भिजवा सकता था, कि हम इसे पनिश करना चाहते हैं। तो जो भी रॉन्ग डूअर होता है, रॉन्ग डूअर मतलब जिसने गलत काम किया है, उसको या तो आप पनिश कर सकते हो, जेल भिजवा सकते हो, या फिर आप उससे कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो कि मुझे तुझे कोई जेल वेल नहीं भिजवाना, तू मुझे वो पैसा वापस कर दे जो कि तूने मुझसे, मतलब तेरी वजह से मुझे चोट लगी उस चीज का। ठीक है, तो अगर आप जेल भिजवाते हो, इफ यू सेंड अ पर्सन टू जेल, गेट हिम पनिश्ड, देन योर केस फॉल्स अंडर क्रिमिनल लॉ। तो फिर आपके ऊपर क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होता है और आपका केस क्रिमिनल लॉ में फॉल करता है। सेकेंड, अगर आप उससे कॉम्पेंसेशन मांगते हो, यू वांट हिम टू रिपेयर योर पोजीशन, गेट बैक इनटू द सेम पोजीशन दैट यू वर बिफोर द एक्सीडेंट, तो फिर आप उससे कॉम्पेंसेशन मांगते हो, और कॉम्पेंसेशन सिविल लॉ का केस होता है। कॉम्पेंसेशन में सिविल लॉ का केस होता है। तो आपको समझ में आया लॉ क्यों एग्जिस्ट करता है? लॉ एग्जिस्ट करता है आपको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, लॉ एग्जिस्ट टू प्रोवाइड यू विद जस्टिस, कि भाई हमें हमारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्रिमिनल लॉ में आपको जस्टिस कैसे मिलती है? रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट दिलवा के। और सिविल लॉ में आपको जस्टिस कैसे मिलती है? आपको जस्टिस मिलती है बाय गेटिंग कॉम्पेंसेशन बैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन हु वायलेटेड योर राइट। तो वायलेशन का मतलब समझ गए? वायलेशन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, किसी ने आपका राइट आपसे छीन लिया, किसी ने आपका राइट उल्लंघन कर दिया, आपके पास जो भी राइट है उसको आपसे छीन लिया गया है, उसको वायलेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, सिर्फ मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप लोगों को कुछ तो दिक्कत है। सब ठीक है ना गाइस? ठीक है, चलिए। तो जैसे टॉर्ट लॉ है, टॉर्ट लॉ एक सिविल लॉ है जहां पे आप कॉम्पेंसेशन मांगते हो आपका जो भी राइट वायलेट हुआ है। टॉर्ट लॉ क्यों होता है? टॉर्ट्स लॉ जो है, देखो ऑल्सो जो लॉज है ना हमारी कंट्री के, कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि कोडिफाइड है, और कुछ लॉज ऐसे हैं जो कोडिफाइड नहीं है। कोडिफाइड का मतलब क्या होता है? कोडिफाइड का मतलब होता है, कोडिफाइड का मतलब क्या होता है? कोडिफाइड का मतलब होता है कि लॉज जो हैं किसी एक्ट में लिखे गए हैं, किसी ना किसी स्टैट्यूट में लिखे गए हैं। समझ में आया? ठीक है, एक्ट या फिर स्टैट्यूट में लिखे गए लॉज जो किसी ना किसी रिटन फॉर्मेट में अवेलेबल है, वो लॉज होते हैं कोडिफाइड। अनकोडिफाइड लॉज वो होते हैं जो कि जजेस ने डेवलप किए हैं, जो लॉज किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाए, किसी भी एक्ट या स्टैट्यूट के थ्रू बनाए नहीं गए हैं, मतलब उनका कोई एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कोडिफाइड है हमारे यहाँ, एक उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कोडिफाइड है। टॉर्ट्स लॉ अनकोडिफाइड है, टॉर्ट्स एक्ट करके कोई भी एक्ट हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है।
क्रिमिनल लॉ कोडिफाइड है, सब्सटैंटिव भी और प्रोसीजरल भी। तो क्रिमिनल लॉ में आ जाता है आपका आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, और इसका प्रोसीजर दिया गया है सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो ये कोडिफाइड है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी कोडिफाइड है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी रिटन है तो कोडिफाइड है। और फिर आते हैं आपके बचे कुचे लॉस। तो इन 4 लॉस को छोड़ के जो लॉस होते हैं वो आते हैं आपके मिसलेनियस लॉस, जैसे कि फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एविडेंस लॉ, सीपीसी, सीआरपीसी, फलाना ढिमकाना, ठीक है। सो ये 5 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं थ्रू आउट योर क्लैट प्रेपरेशन। टॉर्च का मतलब क्या होता है? टॉर्च का मतलब होता है आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है। लीगल राइट, लीगल राइट क्या राइट्स होते हैं? लीगल राइट वो राइट्स होते हैं जो कि मुझे लॉ ने प्रोवाइड किए हैं, किसी ना किसी एक्ट के अंडर मुझे प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक राइट टू रेप्यूटेशन, ठीक है, थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, थ्रू आर्टिकल 21 एक राइट टू रेप्यूटेशन हर पर्सन के पास है इंडिया में, कि उसकी रेप्यूटेशन कोई भी खराब नहीं करेगा। ये एक लीगल राइट है। अगर किसी ने भी मेरी रेप्यूटेशन को खराब किया, ऐसा कुछ बोल दिया जो मेरी रेप्यूटेशन के अगेंस्ट है, कि कृति मैम तो बहुत ही बेकार सी हैं, कुछ ऐसा करके बोल दिया, वो करप्शन करती हैं, वो ऐसा कुछ बोल दिया मेरे बारे में, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम गाइस, तो उस केस में मैं उस पर्सन से कॉम्पेंसेशन मांग सकती हूँ, ठीक है। तो फिर आई कैन आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर हर्टिंग माई रेप्यूटेशन। मेरी रेप्यूटेशन हर्ट करने के लिए मैं उनसे कॉम्पेंसेशन मांग सकती हूँ। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। नाउ सेकंड आता है आपका तो लीगल राइट वायलेशन के लिए आप टॉर्ट लॉ में केस कर सकते हो। समझ आया गाइस? हैव यू अंडरस्टूड? हेलो, समझ आया? ठीक है। तो लीगल राइट के वायलेशन के लिए जब आप पैसा मांगते हो, कॉम्पेंसेशन मांगते हो, तो फिर आप टॉर्ट्स में केस करते हो। तो ये बोला जाता है कि आपने केस किया है टॉर्ट्स लॉ के अंडर। सेकेंड आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब होता है, कमेंट्स, मैं किसी और चैनल पे हूं क्या भाई? ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब होता है कि जो आपके बेसिक राइट्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत ही मतलब बड़ा भैया है सारे लॉस का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देश कैसे चलता है, देश में पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, जुडिशरी कैसे वर्क करेगी, एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करेगा, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, सिटीजनशिप कैसे मिलती है, स्टेट क्या होती है। तो देश का नक्शा बनाने का काम, मतलब उसमें जो कुछ भी पावर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में दे रखा है। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है आपका बेसिक लॉ है, इसमें कोई कॉम्पेंसेशन वगैरह नहीं क्लेम किया जाता, बट ये आपका बेसिक लॉ है। अगर आपके कोई भी लीगल राइट, फंडामेंटल राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो दे रखे हैं वो सबसे सुप्रीम है, और इसमें बताया गया है कि लॉस कब वैलिड होते हैं, कब वैलिड नहीं होते हैं, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, ट्रिब्यूनल्स क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से लिया गया है। ठीक है। थर्ड आता है आपका क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ बेसिकली रिलेट्स विथ क्राइम। सो जो भी क्राइम कमिट होते हैं, क्राइम का मतलब क्या होता है? ऑफेंस कमिट होता है, जहां पे आप पनिश करना चाहते हो। अब आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, यू डू नॉट वांट एनी कॉम्पेंसेशन, यू वांट द पर्सन टू गो टू जेल और पे फाइन, यू वांट टू पनिश द पर्सन, then in that particular case it is going to be a case of criminal law। हाँ भाई श्रुति, मैं सुन रही हूँ, देखो 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या बोलना चाहते हो आप वो बोलो। ठीक है। सो क्रिमिनल लॉ इज फॉर पनिशिंग द पर्सन हु हैज कमिटेड अ पर्टिकुलर एक्ट दैट इज अगेंस्ट लॉ। ठीक है, समझ में आया? तो ये टॉर्ट लॉ से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि टॉर्ट लॉ में हम पनिशमेंट नहीं देते हैं, हम कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। क्रिमिनल लॉ में हम क्राइम में पनिशमेंट देते हैं। जैसे अगर ए पर्सन ने बी पर्सन का मर्डर कर दिया, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसने चाकू लेके गया और इसके अंदर घोप दिया,
तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ में आप जो है पनिशमेंट देते हो सामने वाले पर्सन को, ठीक है। फोर्थ आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ डील करता है अग्रीमेंट से जो कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने जो है श्रुति के साथ एक अग्रीमेंट किया कि श्रुति मैं जो हूं आपको अपना ये फोन बेचूंगी फॉर 50,000 रुपीज। मैं आपको अपना ये फोन जो है 50,000 रुपीज में सेल करने वाली हूं, ऐसा मैंने श्रुति को बोला। और मान लेते हैं कि मैंने ये बोलने के बाद उससे 50,000 रुपए ले लिए, जीपे करवा लिए, पर फोन उसे कभी मिला ही नहीं, फोन उसे मैंने कभी दिया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे there is no legal right violation, there is no crime happening, there is nothing that I want to punish about it, there is nothing where I want compensation, I want the agreement to be performed। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो अग्रीमेंट हुआ है मेरे और श्रुति के बीच में, ये अग्रीमेंट परफॉर्म हुए, ये अग्रीमेंट जो है एनफोर्स किया जाए। तो फॉर दैट द लॉ दैट एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। इसके लिए जो लॉ एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है? इट डील्स विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ टू पार्टीज और मोर देन टू पार्टीज हु एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, ठीक है। एंड लास्ट आता है आपका लीगल रीजनिंग का सब्जेक्ट जो आपको कवर करना है, वो आता है आपका मिसलेनियस लॉस। मिसलेनियस लॉस का मतलब होता है कि ऐसे इन चार सब्जेक्ट को छोड़ के, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल, कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ के जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो सब मिसलेनियस लॉज में आते हैं। जैसे कि फैमिली लॉज, तो हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं, तो हर रिलीजन का फैमिली लॉ डिफरेंट होता है। मुस्लिम लॉ डिफरेंट है, हिंदू लॉ डिफरेंट है, पारसीज का लॉ डिफरेंट है। सो एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन फैमिली लॉ, जिससे वो अपने विल, अपने मैरिजेस, डिवोर्स, ये सब कुछ सेटल करते हैं। तो वो एक वन ऑफ द मिसलेनियस लॉज जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ, इसके अलावा आपका सीपीसी, सीआरपीसी जो कि प्रोसीजरल लॉज हैं, ये सब कुछ आपको क्लैट के लिए पढ़ना है फॉर इन द नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। पर मिसलेनियस लॉज में सब कुछ आता है, तो काफी सारे लॉज हमें कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, नाउ कमिंग टू योर बुक्स एंड मटेरियल्स। तो ये सब हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं? तो एक तो क्लासेस होंगी, है ना। तो उन क्लासेस से आप अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हो। वी विल बी कंप्लीटिंग द कोर्सेज, वी विल बी रिवाइजिंग द कोर्सेज। बार बार हम रिवाइज भी करेंगे ताकि आपको याद रहे आपने जो कुछ भी पढ़ा है और आप भूल ना जाओ। और उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हो फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, तो आप कहाँ से अपना पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो माई क्लासेस जो भी प्लस या आइकॉनिक क्लासेस रहेंगी, तो उसमें तो पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। जो YouTube क्लासेस रहती है उसमें 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको अगर मेरे पढ़ाने का साइज लगता है तो आप क्लासेस से कर सकते हो लीगल रीजनिंग का टॉपिक। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे लीगल रीजनिंग के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं अलग अलग टॉपिक्स के। तो ये वेबसाइट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे पढ़ सको। आर वी डन? ठीक है। सो वेबसाइट क्या क्या है? आई प्लीडर्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लीगल रीजनिंग का एक टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। तो आपने गूगल पे लिखा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और आगे वर्ड लगा दिया आई प्लीडर्स। तो आई प्लीडर्स जो लीगल रीजनिंग के टॉपिक्स की अलग अलग वेबसाइट है, उस पे ये इसके बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आ जाएंगे। तो आई प्लीडर्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आप सर्च कर सकते हो, या फिर अकेडमाइक भी सिमिलर वेबसाइट है, तो यू कैन सर्च डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अकेडमाइक। मॉन्डैक पे भी ऐसी वेबसाइट है जिसपे आर्टिकल्स दिए गए हैं लीगल रीजनिंग से रिलेटेड, तो यू कैन सर्च दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आगे लिख दो मॉन्डैक। लीगल सर्विसेज इंडिया, तो सबसे अच्छी जो 2 वेबसाइट्स हैं सारी वेबसाइट में आप सबके लिए, वो होने वाली है आई प्लीडर्स और लीगल सर्विसेज इंडिया, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लीगल सर्विसेज इंडिया लिख सकते हो। और ये जो 3 वेबसाइट्स है, एसपीसी ऑनलाइन और बार एंड बेंच, ये लीगल करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। करंट अफेयर्स के बेसिस में ये ज्यादा लॉस को डिस्कस करती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको
ये भी आप वेबसाइट रेफर कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। फिर करंट लीगल अफेयर्स भी प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसके लिए तीन वेबसाइट्स है जिनपे मंथली कंपेंडियम्स आते हैं। हर मंथ का सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, नए क्या क्या लॉज आए, वो सब कुछ आते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी क्लासेस से में भी कवर कराऊंगी मैं। तो लाइव लॉ, बार एंड बेंच और एससीसी ऑनलाइन आपकी 3 वेबसाइट्स रहेंगी फॉर करंट लीगल अफेयर्स, ठीक है। फिर कौन सी आप बुक्स रेफर कर सकते हो, तो क्लासेस तो चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ये देखने के लिए कि हमें टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बुक है एपी भारद्वाज यूनिवर्सल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी बुक है। लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग, ये भी आप रेफर कर सकते हो। ये 6 बुक्स हैं, इनमें से कोई भी 2 रेफर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग फॉर क्लैट, एलिट एंड एसलेट एग्जाम, दिशा एक्सपर्ट। अगेन इसमें क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं। क्लैट एंड एलिट सेट प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टाइम पब्लिकेशन, 13 years topic wise solved papers, legal aptitude workbook for CLAT and other examinations, एपी भारद्वाज। एपी भारद्वाज बुक में बस एक ही प्रॉब्लम है कि आंसर्स में कुछ आंसर्स गलत दिए गए हैं। तो एक बार अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुए तो वो आप जरूर अपने पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कस कर लेना, मतलब क्लास में आके आप डिस्कस कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी एनी 2 यू कैन प्रेफर, पर इसमें कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें लीगल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक्स हैं, और इनके साथ साथ आपको देने हैं सेक्शनल टेस्ट, और आपके जो मॉक्स रहेंगे उससे आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सब के सब जो बुक्स हैं इनमें क्वेश्चंस प्रीवियस पैटर्न पे बेस्ड है। न्यू पैटर्न पे बेस्ड आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप नोट्स कैसे बनाने वाले हो लीगल रीजनिंग के, तो जैसे आप क्लास में आओगे या आप वेबसाइट से भी पढ़ोगे, तो जो आपकी एक कॉपी रहेगी, जैसे मेरी एक ये कॉपी है, हमने क्लास शुरू करी तो आप उस क्लास का टॉपिक सबसे ऊपर लिख दो। उस टॉपिक के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, राइट दोज एसेंशियल्स। जैसे मैंने थेफ्ट पढ़ाया तो आपने थेफ्ट के एसेंशियल्स लिख दिए। थेफ्ट में डिसऑनेस्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन विदाउट कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी। ट्री के बारे में अगर मैंने आपको बताया कि ट्री कब थेफ्ट होता है, तो आप लिख सकते हो अलग से, इन केस ऑफ ट्री एज सून एज सेवर्ड फ्रॉम लैंड थेफ्ट अकर्स। फिर आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो जो मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है, ये भी एक एग्जाम्पल है जो एक्सप्लेन किया है। एनिमल्स के बारे में मैंने बताया कि वो उनका भी थेफ्ट हो सकता है। तो ऐसे आप अपने लीगल रीजनिंग के नोट्स बनाओगे, ठीक है, ताकि आप एंड में रिवाइज कर सको, आपको वापस से बार बार सेम चीज ना देखनी पड़े, ठीक है। चलिए, तो क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट आप लोगों की देखी हुई है। जैसे ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो क्लैट 2021 के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो ऐसे आपका पैसेज आने वाला है, पढ़ सकते हो आप लोग चाहो तो एक बार। पढ़ा आप लोगों ने? तो इंडियन पीनल कोड का पैसेज आया है, दिस इज फ्रॉम आईपीसी क्रिमिनल लॉ, हम क्लासेस में कवर करेंगे ही। इंडियन पीनल कोड में कंसेंट डिफाइंड नहीं है पॉजिटिव तरीकों से, लेकिन ये बताया गया कि कंसेंट क्या नहीं होती। अगर किसी ने भी डर के आपको कंसेंट दिया, जैसे मैंने बोला एक थप्पड़ मार दूंगी, हाँ बोल दो, क्राइम करने के लिए तैयार हो तुम, बोल दो, तो ये एक फियर वाली कंसेंट है। अगर आप हाँ बोलते हो तो ये सच्ची कंसेंट नहीं है, आपने डर के मारे हाँ बोला।
या फिर मिसकंसेप्शन के अंडर दी गई कंसेंट झूठी कंसेंट होती है। मिसकंसेप्शन मतलब आपको बताया कुछ और गया था और करवाया कुछ और आपसे काम गया। जैसे आपको बोला गया था कि ए पैसेंजर को ए जगह से बी जगह लेके जाना है, आपको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ ड्रग्स भी हैं, है ना। सो दिस वाज मिसकंसेप्शन, यू वर नॉट टोल्ड द ट्रूथ। तो अगर इसके लिए आपकी कंसेंट ली जाती है तो इट इज नॉट द करेक्ट कंसेंट। ठीक है। और ये जो दोनों ग्राउंड्स हैं, ये कोअर्जन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसे होते हैं, जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन भी एंड हो सकता है। और कंसेंट की जो डेफिनेशन है वो विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो सेक्शन 90 में दी गई है कि फियर विक्टिम को होता है, मिसकंसेप्शन विक्टिम को होता है। चलो ये बताओ। और सेक्शन 90 का जो सेकंड पार्ट है वो अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अक्यूज के पास भी नॉलेज है और रीजन टू बिलीव है कि कंसेंट जो है गलत तरीके से ली गई है, डरा के ली गई है, मिसकंसेप्शन से ली गई है, तो वो लायबल होगा। तो दो चीजें आपको कंसेंट में देखनी पड़ती हैं कि जो इस विक्टिम की कंसेंट ली गई है वो डरा के धमका के ली गई है, झूठ बोल के ली गई है, और जो अक्यूज्ड है जिसके ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने क्राइम किया है, उसने धमकाया है, उसको ये नॉलेज था कि वो जो कंसेंट दे रहा है सामने वाला वो फियर की वजह से दे रहा है या मिसकंसेप्शन की वजह से दे रहा है। ठीक है। और ये लास्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, लेकिन ये कंसेंट की एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये दिस इज नॉट द ओनली डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे, हाई कोर्ट के काफी सारे डिसीजंस है जिसमें सेक्शन 90 की डेफिनेशन को उन्होंने वाइडली एक्सप्लेन किया है और भी चीजें उसमें ऐड करी हैं। तो चले पहले क्वेश्चन की तरफ गाइस। अरे तो अभी यू कैन अटेंड द क्लासेस बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ। एक मैन है एक वुमन को प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा इफ वी हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, और फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के पास लड़का भाग जाता है। तो आपको बताना है कि जो लड़की की कंसेंट थी वो किस प्रकार की थी। क्या वो रियल कंसेंट थी, क्या वो किसी फियर के अंडर थी, या वो किसी झूठ के अंडर थी। बताओ। इज करेक्ट। कंसेंट वाज गिवन अंडर मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन है ना, झूठ बोला। उसने बोला शादी कर लूंगा, शादी के प्रॉमिस से उसने उससे कंसेंट ली, पर शादी तो उसने करी नहीं, वो भाग गया, तो झूठ बोला गया है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अ पर्सन इज सेड टू कंसेंट। कंसेंट कब बोला जाएगा? बहुत आसान है गाइस, ये मैंने आपको बताया था, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। विक्टिम की तरफ से बोला गया हाँ, और अक्यूज्ड की तरफ से सुना गया हाँ, दोनों चीजें होनी चाहिए कंसेंट प्रूव करने के लिए। तो वो कौन सा ऑप्शन है जो दोनों चीजों की बात कर रहा है? वेरी गुड, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी ऑप्शन दोनों की बात कर रहे हैं। आपके पैसेज में गिवन था कि कंसेंट में हम विक्टिम की कंसेंट भी देखेंगे और हम अक्यूज्ड को भी देखेंगे कि उसको पता था कि नहीं पता था कि वो सामने वाले को झूठ बोल रहा है या उसे डरा धमका रहा है। तो सी इस बारे में, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि मिसकंसेप्शन भी होना चाहिए और प्लस जिसने मिसकंसेप्शन किया है उसको भी पता होना चाहिए, तभी कंसेंट खराब बोली जाएगी कि खराब है। चलो ये बताओ, अब क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 90 के अंदर कंसेंट का नेगेटिव मीनिंग क्यों एक्सप्लेन किया गया है, पॉजिटिव क्यों नहीं किया गया? ये तो आपके पैसेज में मेंशन था। नाइस, वेरी गुड। सो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ताकि हमें पता चल सके कि कंसेंट नॉन एग्जॉस्टिव है। आपको पूरा लीगल रीजनिंग तो आता है, मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? शर्म वरम नहीं आ रही क्या बिल्कुल भी? है, सब पढ़ के बैठे हुए तो मेरे को क्या करना चाहिए फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये बताओ, एक्स ने एक वुमन को प्रॉमिस किया कि वो उससे शादी करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद। वाई एग्री करी और उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। बाद में एक्स ने वाई को बोला कि अपन शादी करेंगे लेकिन मेरी फैमिली नहीं मान रही है और मैंने उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी और फिर मना कर दिया। तो अब आप बताओ, ये एक रियल केस है गाइस, दिस इज अ रियल केस, ये मैंने अपनी क्लास में भी पढ़ाया था। उसने बोला कि मैं करना चाहता हूँ शादी पर घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो क्या यहाँ पे उसने कुछ झूठ बोला है या फियर किया है क्या? बताओ। नहीं, बी इज करेक्ट। कंसेंट वॉज गिवन विदाउट एनी मिसकंसेप्शन और फियर। ठीक है, नो, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी वो शादी करना चाहता था पर घर वाले नहीं मान रहे थे, तो उसने खुद थोड़ी झूठ को ही बोला। घर वाले नहीं मान रहे तो ये तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस है, ही हिमसेल्फ वाज नॉट लाइंग, वो तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। सो देयर वाज नथिंग वेयर इन ही कंसेंटेड रॉन्ग, या उसने डराया धमकाया या उसने झूठ बोला, उसने खुद कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे देयरफॉर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है?
बताओ। और वेट का मतलब होता है रिमूव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा गया है। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स सी, सी इज करेक्ट। ये सही है बेटा, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज गिवन इन द पैसेज। डी स्टेटमेंट पैसेज में गिवन था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट होगा तो कंसेंट नहीं चाहिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो कंसेंट नहीं चाहिए होती। अरे कंसेंट तो चाहिए होती है ना, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में कंसेंट नहीं होती है। सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट बेटा। डी पैसेज में गिवन था, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिखा हुआ है these two grounds specified in section 90 are analogous to coercion। सेक्शन 90 में जो दिया गया है फियर ऑफ इंजरी, वो कोअर्जन से सिमिलर होता है। तो दिस इज गिवन इन द पैसेज कि फियर ऑफ इंजरी इज एनालॉगस टू कोअर्जन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट बताना था, इसलिए सी आंसर करेक्ट है, सी गलत है। सी बोल रहा है कि जब भी मिसकंसेप्शन होगा तो कंसेंट नहीं चाहिए। अरे चाहिए कंसेंट भाई, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। अब इस मैराथन को हम कल आगे लेके जाएंगे, हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड अब हम मिलते हैं कल दोस्तों, और मैं आशा करूंगी कि आप लोग कल भी आएंगे। थैंक यू सो मच। दीपांशु, कमेंट्स कई बार हो जाते हैं बट पेपर का पैटर्न चेंज होना नॉट रियली, मतलब कांट रियली से, और हम कुछ नहीं बोल सकते अंटिल क्लैट कंसोर्शियम टेल्स अस। सो मेरे बोलने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंसेंट मींस, कंसेंट मींस हाँ या ना, कंसेंट, ठीक है। बाय, टाटा, टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय।